आपके हिसाब से जयपुर शहर में सबसे हॉट सीट आप किसे मानते हैं? वहीं से शुरुआत करते हैं। जो जयपुर की पूर्व राजकुमारी है, उनको ला करके सुरक्षित सीट पर खड़ा किया, तो सबसे हॉट सीट तो हम उसी को मान के चलते हैं। सिविल लाइन्स पे प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला इस बार पत्रकार गोपाल शर्मा जी से है। कितनी आसान होगी गोपाल जी के लिए रहा? जयपुर का माहौल अलग है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आकर के रोड शो कर करके कोशिश की, लेकिन रोड शो वाली भी सीट जीत पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि बस्ती में जहाँ तो अफसरों की लड़ाई है, लक्ष्मण मीणा कांग्रेस के जो हैं उनके मुकाबले बीजेपी ने इस बार पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को खड़ा किया है। कौन से अफसर भारी पड़ेंगे यहाँ पर? क्योंकि लक्ष्मण मीणा तो अलग तरह की स्थिति है। वो पुलिस वाले की स्थिति रही, पुलिस वाला कैसा होता है आपको पता है। इसलिए कमजोर स्थिति में कह सकता हूँ सीएम मीणा की स्थिति ठीक रह सकती है। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की 199 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और हर संभाग का मैं आपको एक अलग वीडियो के जरिए जानकारी दे रहा हूँ। विश्लेषण हम कर रहे हैं। 4PM राजस्थान एक एक सीट की आपको जानकारी दे रहे हैं। ये अंतिम वीडियो है, जयपुर संभाग के लिए है। जयपुर संभाग बहुत बड़ा है, 50 सीटें आती हैं, इसलिए दो जिले सीकर और झुंझुनू हमने एक अलग वीडियो के अंदर उसका विश्लेषण किया था। और अब जयपुर जिला जिसमें 19 सीटें हैं, अलवर जिला जिसमें 11 सीटें हैं और दौसा, ऐसे 35 सीटों का एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और क्या है इन 3 जिलों के अंदर हाल इन 35 सीटों पर, उस पर बात करने के लिए, उसे समझने के लिए और उसके समीकरण बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम शर्मा जी करीब 4 दशक से राजस्थान में पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। कई ब्यूरो में काम कर चुके हैं और कई जगह टीवी चैनलों पे आपने इनको बतौर गेस्ट देखा होगा। श्याम जी, स्वागत है आपका। और बात हम जयपुर शहर से ही करेंगे। आपके हिसाब से जयपुर शहर में सबसे हॉट सीट आप किसे मानते हैं? वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए नवीन जी, निश्चित तौर पर हमारे सबसे हॉट सीट तो मानी जाती है, तो विद्याधर नगर मानी जाती है, जहां पर कि इससे पहले बेरू सिंह जी के दामाद चुनाव लड़ा करते थे, राजवी राजवी को बदल करके, और फिर सांसद हैं दिया कुमारी, जो जयपुर की पूर्व राजकुमारी है, उनको ला करके सुरक्षित सीट पर खड़ा किया। तो सबसे हॉट सीट तो हम उसी को मान के चलते हैं, और वहां पर सुरक्षित सीट मान करके उनको चुनाव लड़ाया गया है, जिससे कि हार नहीं मिले, जीत मिले। वहां जीत की स्थिति बन भी रही है, क्योंकि वो तो आपकी परंपरागत सीट थी। वहां तो कोई ऐसा था नहीं कि राजवी अगर विरोध करते तो उनको दिक्कत आती, राजवी चले गए। तो अब वो सीताराम अग्रवाल है, जो कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के वैश्य वर्ग से आते हैं, और उन्होंने 60,000 परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया था कि भाई मैं जब चुनाव हार गया तो रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि जयपुर की पूर्व राजकुमारी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आएगी। वो तो राजवी साहब को मान के चल रहे थे, राजवी साहब से चुनाव जीतने की स्थिति हो सकती थी, लेकिन यहाँ वो चुनाव मेरे को लगता है कि स्पष्ट रूप से विद्याधर नगर तो बीजेपी के मानने चाहिए, सीट सुरक्षित सीट जीत सकती है। बीजेपी जो सबसे सुरक्षित सीटें हम एक मानती थी, उसके अंदर एक विद्याधर नगर थी, जहां से दिया कुमारी को मौका दिया गया। और अब बात सिविल लाइन्स की कर लेते हैं। सिविल लाइन्स पे प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला इस बार पत्रकार गोपाल शर्मा जी से है। कितनी आसान होगी गोपाल जी के लिए रहा? कि नवीन जी, क्योंकि वो तो जीवित मांग रहे थे सांगानेर से, ला करके खड़ा उनको कर दिया गया। अब देखिए प्रताप सिंह खचरियावास बेरू सिंह जी के भतीजा है। अब वो देखिए पहले बीजेपी में हुआ करता था, कांग्रेस में तो था नहीं। यूथ यूथ में संभालता था। राजा खेड़ा भेजने वाली थी वसुंधरा जी, वहां छोड़ करके निर्दलीय भी चुनाव लड़ा यहाँ से, और फिर पार्टी में भी रह के चुनाव लड़ा है। तो इस स्थिति में, क्योंकि एक बार चुनाव हारा भी है अरुण चतुर्वेदी से, निश्चित तौर पर हारा भी है। जब वो, अब वो अरुण चतुर्वेदी तो नहीं है, गोपाल शर्मा है। गोपाल शर्मा को देर से लाए। अगर टाइम पिंक से पहले अगर उनको बताया गया होता कि भाई आपको तो सिविल लाइन से चुनाव लड़ना है और करना है, तो वो काफी आगे स्थिति होती। लेकिन बात सही कि अभी कुछ स्थिति में सुधार करने की स्थिति बनी है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ तो दूरीकरण चलेगा। और प्रताप सिंह खचरेवास तो कहता है कि मैं तो राम का वंशज हूँ। तो जिस प्रकार से गोपाल जी ने निश्चित तौर पर, जब मस्जिद का ढांचा ढहा गया था, तो रिपोर्टिंग करने में अच्छे थे, हमारे भी मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास लोकल है, और उनका भाई और लगातार पूरा सक्रिय परिवार, रहे हैं। हाँ, क्योंकि परिवार पूरा लगा हुआ है, और वो 5 साल पूरे मंत्री होने के बाद भी अपने क्षेत्र में दूर नहीं रहे। कभी तो वो
देखिएगा कि वो जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी कहाँ क्या करते हैं। तो इसलिए वो जिस तरह की स्थिति है, इसलिए बहुत ही, अगर गोपाल जी का जीतना होता है तो वो एक फिर जयपुर की बहुत सारी सीटें जीतने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ जयपुर की स्थिति में कांग्रेस अप रहेगी और बीजेपी नीचे रहेगी। नटशेल तो कहा जा सकता है जैसे कि 12 सीटों पर तो भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, और 5 पर तिकोनी तक टक्कर है, और 2 पर तो 4 लोग लड़ रहे हैं। तो जयपुर का माहौल अलग है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने आकर के रोड शो कर कर के कोशिश की, लेकिन रोड शो वाली भी सीट जीत पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पाई। जैसे कि आप जो हम अगर आदर्श नगर की बात करें, आदर्श नगर पे यदि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को उतारा गया होता तो कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। हाँ, ये व्यापारी हैं, और जिस प्रकार से उनके प्रकोष्ठ के जस्टिस पूनिया ने उनको बनाया था, और रवि नैयर चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन देखिएगा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसकी 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू पत्नी, एक मुस्लिम पत्नी, 2-2 पत्नियां रख करके वो अलग तरह से, और हिंदू फैक्ट्री में उनकी फैक्ट्री भी है, तो हिंदुओं को कामकाज देने का, और जो उनकी जो आप पार्टी का चुनाव लड़ रहा था उमर दराज, उसको उन्होंने अभी बिठा लिया 2 दिन पहले। तो इस इससे स्थिति कैसी बनेगी नहीं, मेरे को बहुत कड़ा मुकाबला है। यहाँ बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी, मुझे शंका लगती है अभी भी। हवा महल की जो आप बात कर रहे थे बार-बार, कि बालमुकुंदाचार्य हवा महल में तो रहे नहीं, वो एक में हाथोस में वहाँ पर महंत है और वहाँ पर काम-काज करते थे। अब इनको लेके तो आ गए हैं, और देखिए जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, वो हवा महल के लोग नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, बाहर के लोग लेकर के हुजूम दिखा करके ये तो कर लो कि हाँ, मेरे पास लोग हैं और सब कुछ है। लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता जो जो चुनाव जिताने का काम करता है, इन तक पहुँच ये कर पाए नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता। कि लोगों की शिकायत ये थी कि वह आते हैं और टाइम देकर के बीच में चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया होनी चाहिए, आरएसएस कितना सहयोग करके कितना तक लोगों तक पहुँच पाएगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, तिवारी है, वो अभी हाल ही में तो उनको जिलाध्यक्ष बनाया था शहर का। और देखिए वो तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था, महेश जोशी का टिकट काटा गया क्योंकि उनके ऊपर जल मिशन और बहुत सारे जो प्रधानमंत्री जी सब जगह आरोप लगा रहे हैं, वो मुख्य तो यही है। तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तो अब क्योंकि चुनाव मुख्यमंत्री जी ने उनके, देखिए कि जो एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को बैठाने में मुख्यमंत्री जी खुद चले गए, कुरैशी। वो कह रहे थे महेश जोशी से विरोध है। अगर मुख्यमंत्री किसी उम्मीदवार को बिठाने के लिए उसके घर चले जाएं, बैठक कर लें, तो एक है कि देखिएगा, है कांटे की टक्कर है। जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यहाँ एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कमजोर स्थिति कांग्रेस की नहीं कही जा सकती है। किशन पोल की बात करें, किशन पोल में भी देखिएगा कि पहले कहा गया था कि उसकी भी दूसरी पत्नी है, एक हिंदू है, एक हिंदू। देखिए यहाँ विधायक है, 2 मुस्लिम, दोनों की हिंदू मुस्लिम पत्नी, पत्नी को हिंदू बना लिया, हिंदू पत्नी को बना लिया, तो वो कहते हैं कि देखिए मैं तो हिंदू मुस्लिम घर पे एक रखता हूँ। तो देखिएगा वो विधायक भी है और पैसे वाले हैं, और रहते तो वैसे सांगानेर में हैं, उनका परिवार भाव रहते हैं। लेकिन क्योंकि इनके पिता भी यहाँ पर करते रहे, और इन्होंने अपने लोगों की ध्रुवीकरण बहुत स्थिति में है। एक तरफा जाएगा और एससी के वोट अगर ले जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार से अपन ने जो जिस व्यक्ति को खड़ा किया है बीजेपी ने, वो बहुत ज्यादा कारगर और प्रसिद्ध तरीके से चुनाव लड़ पाने में सक्षम हो पा रहा होगा। मुझे ऐसा नजर नहीं। प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोशिश की थी कि वो जाकर के उस मंदिर पे जहां पर के आपने देखा कि बम विस्फोट हुए थे, वहां से स्टार्ट किया और कोशिश की कि हाँ राममयी बने और हम जीते। स्थिति में सुधार हुआ, 1% वोट बढ़ सकते हैं, बात सही है। लेकिन जीत की स्थिति तीनों सीटों पर मुझे अभी आशंका लगती है कि और झोटवाड़ा की बात करें, झोटवाड़ा में तो देखिए कि जिस व्यक्ति को आप खड़ा कर रहा है, वो तो एमपी का चुनाव लड़ता, उसको मतलब ही नहीं था, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करता था। उनके सांसद होने के बाद राज्यवर्धन को चुनाव लड़ा के खड़ा कर दिया। लेकिन राज्यवर्धन ने शुरुआत में जिस प्रकार की बयानबाजी करी, उससे निश्चित रूप से उनको दिक्कत आ रही है। अब देखिए एक सुरपुरिया है जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, पीछे से कहते हैं कि वसुंधरा जी सपोर्ट कर रही है, जो यहाँ पर बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार हुआ करता था, कि राजपाल सिंह शेखावत जो चुनाव, वो तो मंत्री भी रह चुके थे। अब वो कहाँ चुनाव में काम कर रहे हैं सक्रिय रूप से, वो कर रहे हैं मसूदा में जाकर के। मसूदा के जो पूर्व राजघराने के जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े में है वहां पर, उनका सहयोग करने चले गए, वो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब देखिएगा राजवर्धन सिंह निश्चित तौर पर, वो तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता लड़ता वो पता नहीं कैसे राजनीति में यहाँ लगा। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटेजी क्या होगी नहीं होगी, लेकिन जो 2 सांसद हैं, एक सांसद तो जीतने की स्थिति में, दूसरा सांसद जीतेगा नहीं जीतेगा,
अभी सुरपुरिया कितना तोड़ेगा, क्या कुछ करेगा, क्योंकि कांग्रेस का भी इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा। ये बात सही है, जिस तरह की स्थिति उनको यूथ वाले को उतार दिया, इसका कुछ पता नहीं अस्तित्व का। तो ये बात है, ये संघर्षशील सीट है। अब वो हार जीत जो होगा सामने आएगा। अब आप देखिएगा कि अब तो हम आपने जाते बड़े हैं। तरीके से जयपुर की लगभग सारी शहर की सारी सीटें जो खास करके जो जहाँ ध्रुवीकरण की उम्मीद थी, जहाँ मुस्लिम बहुत सीटें हैं, आरएसएस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो सारी सीटों को आपने क्लियर कर दिया। विद्याधर नगर चूंकि बीजेपी की सुरक्षित सीट पहले से थी, तो वहाँ दिया कुमारी को उतार के कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनती है। जोटवाड़ा में आपका कहना है कि राज्यवर्धन सिंह के लिए शायद अभिषेक चौधरी इतनी बड़ी चुनौती साबित नहीं हुई, क्योंकि वो खुद वहां से नए हैं। तो सांगानेर की बात कर लेते हैं। सांगानेर में तो संगठन का टिकट मिला है, भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया और पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है सांगानेर तो। देखिए, मेरा मानना था कि यहाँ पे भी बीजेपी ने देरी करी और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो भरतपुर का कोई जमाने में जिला अध्यक्ष था। उसका जयपुर से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। और आज भी जिस तरह से उनको देरी से आने देंगे, अब अशोक परनामी का टिकट क्यों काटा, वो तो वो जाने, लीलम्बा राम जी का मामला था, क्या रहा, उनका टिकट काटा गया। अभी अशोक परनामी, अशोक लाहौटी, अशोक जिस लाहौटी तरीके का से टिकट काटा है। अशोक लाहौटी नहीं लग पाया, उनकी टीम उसके साथ काम नहीं कर रही है। अब भजनलाल अगर भरतपुर के, धौलपुर के लोगों के सारे अगर चुनाव जीतना चाहता है, देखिए मैं भी देख रहा था इस क्षेत्र में सक्रियता तो पुष्पेंद्र भारद्वाज की पूरे 5 साल रही। वो विधायक हारने के बाद भी उसने उतने काम कराए, लोगों के बीच में है प्रसिद्ध। और देखिएगा अब वो कितने, देखिए भजनलाल को अगर सिंधी वोट पूरे पड़ जाते हैं, यहाँ निर्णायक भूमिका में सिंधी वोट होगा, बाकी वोट तो पुष्पेंद्र के पक्ष में ज्यादा है। आप देखिए परंपरागत अगर सिंधी वोट कितने मिलते हैं, अगर वो, मैं कहता हूं अगर 25% पुष्पेंद्र को मिल गए तो फिर पुष्पेंद्र की स्थिति ठीक हो जाएगी। जीत हार का अंतर, जैसे पहले तो अशोक लाहौटी तो अच्छे वोटों से जीता था, 34,000 से, लेकिन ये कितने से जीतेंगे, क्या होगा अभी, क्योंकि रात तक बहुत सारी चीजें हैं। आरएसएस निश्चित तौर पे यहाँ सक्रिय ज्यादा है, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के लोगों का जो जमावड़ा मैंने देखा, इसलिए उनको नुकसान क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। जो जो लाए गया है तो उसको पहले परिचित करके अगर लड़ा गया होता, आप कह देंगे कि किसी भी व्यक्ति को लाके खड़ा कर देंगे। तो आजकल देखिए मतदाता बहुत समझदार हो गया कि मेरा मत जिसको दे रहा हूँ मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा। ये जो आशंका जब प्रकट हो जाती है, तो निश्चित रूप से माहौल में परिवर्तन आ जाता है, और वो माहौल में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। आमेर में सतीश पूनिया फिर से चुनौती है उनके सामने, प्रशांत शर्मा की। क्या सतीश पूनिया इस बार सीट निकाल लेंगे? देखिए सतीश पूनिया के साथ ड्रॉबैक है इस बार। उनकी पत्नी ने, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो उनकी पत्नी ने उसका मैनेजमेंट जो संभाला था, उससे नाराजगी ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यवहार बताते हैं अच्छा नहीं था। अब सतीश पूनिया बार बार कह रहे हैं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को कि मेरी नैया पार कराने आ जाओ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, नैया पार कराने के लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं खुद ही संकट में हूं, तो मैं आपको जिताने क्या आऊंगा। तो देखिएगा सतीश पूनिया बहुत ज्यादा से पहले भी नहीं जीते थे, और इसलिए पहले हारे भी हैं। और जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र को भूल गए, वो ज्यादा राजनीति में प्रदेश में और घूमने लग गए थे, तो वो कह रहे थे कि भाई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनने का क्या फायदा कि हमारे को पूछेगा नहीं। और जो पहले हारा था इनसे और वही वापस आया है, तो निश्चित रूप से वो देखिएगा, वो भी डाउटफुल लगती है मुझे। हार भी सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा नहीं कि बहुत स्थिति में जीतने की स्थिति बने, तो डाउटफुल स्थिति मैं आमेर की मानता हूँ कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता क्या स्थिति बनेगी। हालात अच्छे नहीं है। जिस प्रकार से बागड़ा जो ब्राह्मण समाज है वो विरोध है, उनका कहना था कि यहाँ पर जातिगत आधार पर जो कुछ किया है, अब वो जातिगत आधार पर केवल वो जाटों के आधार पर वहां से चुनाव जीतना बहुत आसान खेल नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में भी है और हारने की, कुछ नहीं कह सकते। चाकसू में वेद प्रकाश सोलंकी और राम अवतार बिरवा का मुकाबला है। वेद प्रकाश पायलट के बड़े समर्थक है, अंत समय में उनको टिकट मिला है। उनके लिए क्या संभावना है इस बार? देखिए चाकसू में तो रहते नहीं है, वो रहते तो जयपुर में रावण मेला लगाते थे, इवेंट मैनेजमेंट के आदमी, वो ज्यादा है नहीं, उनके विरोध काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने का व्यवहार जिस प्रकार से होना चाहिए था वो है नहीं। और जो दूसरे वाले व्यक्ति जो बीजेपी के खड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से देखिए अशोक तंवर,
जो बीजेपी में आ गए, अगर वो सही तरीके से बीजेपी का काम करेंगे, तो मेरे को लगता है नहीं कि वेद प्रकाश सोलंकी इस बार अपनी बाजी को जिता के लाएंगे, चाहे भले पायलट कितने भी समर्थक हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जिस तरह की व्यवहार और जिस तरह का बयानबाजी पूरे दौरान देखने को मिली, वो उनका पक्ष अच्छा मजबूत नहीं कर पाई उनको, और निश्चित रूप से उल्टा करने की स्थिति में आई। तो चाकसू में मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। बगरू में गंगा देवी कांग्रेस की और बीजेपी के कैलाश वर्मा, दोनों में क्या गंगा देवी इस बार फिर पार लग जाएंगी? देखिएगा, गंगा देवी का मैं जो बात बात कह रहा हूँ कि गंगा देवी ने का बेटे ने जो उसको चुनाव हरवाने का जो सौदा कर रखा है एक तरह से, कि वो जब भी वो वसूली का काम करते थे, वही काम करते थे कि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, उनके बेटे ने उनकी छवि को खराब करके रखा है। और देखिएगा, निश्चित तौर पे बीजेपी के जो हैं, वो पहले भी कैलाश वर्मा है, पहले भी चुनाव लड़े और पार्लियामेंट के मेंबर के बड़ी खास है हमारे बोरा जी काफी समय उनके साथ बिता रहे हैं। उनकी स्थिति मेरे को लगता है ठीक कही जा सकती है। कांग्रेस की स्थिति वहां कमजोर रहेगी इस बार, ऐसा लग रहा है। चुनाव में रामलाल शर्मा के सामने डॉक्टर शिखा बराला नए कैंडिडेट हैं और आरएलपी से छुट्टन यादव भी मैदान में है। रामलाल की राह तो शायद ज्यादा मुश्किल नहीं लगती है। नहीं, रामलाल भी जीतते बहुत छोटे छोटे वोटों से हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस बार देखिए, वो बराला जो है, निश्चित तौर पर देखिए उम्मीदवार तो अच्छे हैं, लेकिन क्या उनके परिवार में कोई और चुनाव भी लड़ रहा है क्या? एक जना कोई मेरे को कह रहा था कि उनके ससुर साहब नाराज थे, वो भी चुनाव की स्थिति में थे। तो अगर वो डैमेज करेंगे तो रामलाल निकाल सकता है। रामलाल के ऊपर कोई आरोप प्ररोप तो नहीं है। वो छवि तो अच्छी है, और क्योंकि लगातार जीत भी रहे हैं, और कुछ पहले हारे भी हैं, मगर बहुत ज्यादा वोटों से नहीं जीतते हो। और जिस तरह से कैंडिडेट लाए हैं बराला को निकाल के, कांग्रेस ने कैंडिडेट अच्छा चुन करके दिया है इस बार। अब वहां की मैं कह सकता हूँ कि वो है कि लास्ट में जाते जाते कौन हार जाए जीत जाए, कुछ पता नहीं स्थिति है, चौमुखी की स्थिति कही जाए। फुलेरा सीट की, अब जयपुर शहर से थोड़ा बाहर निकल के ज्यादा फुलेरा की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के विद्याधर चौधरी और बीजेपी के निर्मल कुमावत को चुनौती दे रहे हैं। निर्मल कुमावत 3 बार एमएलए रह चुके हैं और फिर दोनों के बीच में मुकाबला है। हालांकि 2018 में पिछले चुनाव के अंदर काफी कम अंतर से फैसला हुआ था। इस बार निर्मल कुमावत के चौथी बार पहुंचेंगे विधानसभा? देखिए, निर्मल कुमावत निश्चित तौर पर कैंडिडेट तो अच्छे हैं, उनके पर आरोप प्ररोप तो नहीं है उल्टे सीधे। लेकिन मेरा कहना है कि वहां पर लालचंद कटारिया क्या सहयोग करेंगे क्या उनका? क्योंकि लालचंद कटारिया पर्दे के पीछे से उनका सहयोग करते हैं, तो निकाल जाते हैं सीट इस बार, क्योंकि लालचंद कटारिया चुनाव भी नहीं लड़ रहे। अब वो कहाँ की स्थिति में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से फुलेरा में वो, हाँ, जीत हार बहुत कम से हुई है, वो सैकड़ों ही है उसमें, तो ज्यादा ज्यादा से नहीं जीत पाए। तो ये बात है। और देखिए, विद्याधर निश्चित रूप से वहां नहीं है, लोकल नहीं है वहां के, बाहर के हैं। तो कई बार कहा जाता है कि बाहर वालों को खड़ा करते हैं, कांग्रेस वालों का दर्द है कि हम लोगों को क्यों नहीं वहां पर दिया जाता है, बाहर से आके लड़ते हैं। लेकिन क्योंकि वो अच्छी स्थिति, पैसे वाले ठीक ठाक स्थिति में, अब वो चुनावी तो समर है, आप देखिए कितना कैसे क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। वहां की स्थिति भी कुछ नहीं कह सकते, कौन जीतेगा कौन हारेगा, डाउटफुल स्थिति कही जा सकती है वहां की। दूदू में बाबूलाल नगर 4 बार एमएलए रह चुके हैं। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार फिर कांग्रेस से टिकट मिल गया और डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ बीजेपी उनको चुनौती दे रहे हैं। बाबूलाल नगर के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, बाबूलाल नागर वैसे तो चर्चित व्यक्ति है, अलग अलग तरह से। तो आपने देखा होगा कि निर्दलीय वो ज्यादा अच्छी तरह से चुनाव लड़ता है, परिवारवाद बहुत ज्यादा फैला रखा है, बेटे को पद कुछ दे दिया, भाई को कुछ दिला दिया। और जिस प्रकार से उनका देखिए, वो जिस तरह की प्रवृत्ति ठीक नहीं है उनकी, वो जो उनमें अहम ज्यादा आ गया है। और देखिए, बीजेपी कैंडिडेट अच्छा चुन के लगाई है, निश्चित तौर पर यदि वहां पर तरीके से चुनाव लड़ा जाए तो बाबूलाल नागर जीत नहीं, हार भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने जिला बना लिया, वो बात अलग है, मुख्यमंत्री जी के प्रिय रहे हैं, वो अलग है। लेकिन करप्शन का पहले, बहुत पहले करप्शन के आरोप लगे थे, और वो तो बंद भी रहे थे। वो भाग्य था वो बाहर आ गए, उनकी पत्नी हो गया जो जिससे हुआ था, उनके रैप का आरोप लगा था, उसने अपने वापस ले लिया कानून, नहीं तो वो तो अंदर ही रहे थे। उनके ब्रदर भी चुनाव पहले लड़ चुके हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छी छवि के व्यक्ति नहीं है, और जो बीजेपी ने खड़ा किया है उनकी छवि अच्छी है। और वो देखिएगा कि अगर धुरीकरण हुआ और जिस प्रकार से वो चुनाव जो लड़ते हैं, जिस तरह की स्थितियां वो होती है,
तो चुनाव हार भी सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं मान जाते अभी। जब देखिएगा, जब खड़गे साहब आए थे तो उन्होंने पता नहीं क्या नारे लगा दिए थे उल्टे-सीधे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा, भाई चुनाव जीतने आए हो या हारने आए हो? आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा कर, सोनिया गांधी मुर्दाबाद लगा के करना क्या चाहते हो? तो वहां का माहौल में परिवर्तन है। जिले बनाने के बाद निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जिले बनाने के बाद बहुत सारी चीजें बाबूलाल के पक्ष में, इसलिए कि उन्हें जमीन अमीन खरीद कई बार खरीद लेते हैं ना नेता लोग जो होते हैं। है करप्शन का चार्ट, वो सब चीजें हैं, और वो जिस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है उनके प्रति, तो वो भी डाउटफुल लगती है। देखिए बीजेपी जीत भी सकती है वहां। बस्ती में जहाँ तो अफसरों की लड़ाई है, लक्ष्मण मीणा कांग्रेस के जो हैं उनके मुकाबले बीजेपी ने इस बार पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को खड़ा किया है। तो कौन से अफसर भारी पड़ेंगे यहाँ पर? देखिए मुझे जो लगता है, देखिए बीजेपी के जो व्यक्ति आए हैं, वो छवि अच्छी है। उनके ऊपर करप्शन वरप्शन है नहीं, ठीक ठाक व्यक्ति है। वो अधिकारी भी ठीक रहा। लक्ष्मण मीणा तो लड़ने भिड़ने वाला था, निर्दलीय जीता था। अब अंजू धान का भी खड़ी हुई है वहां से निर्दलीय। अब अंजू धानका के साथ इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उनको सोबर मान करके देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ कि बस्सी इस बार, कभी कन्हैयालाल मीणा यहाँ से चुनाव जीता करते थे। आप देखिएगा वो अधिकारी अच्छा है और व्यवहार अच्छा है, इसलिए इस कारण से बीजेपी यहाँ ला सकती है सीट, ये निकाल के ला सकती है। अगर दूसरा कैंडिडेट होता तो दिक्कत आई थी, लेकिन ये व्यवहारिक अच्छा है। और क्योंकि इनका किसी से ऐसा नहीं कि वो गांव में जाकर के कोई गया हो तो सहायता नहीं की हो। क्योंकि लक्ष्मण मीणा तो अलग तरह की स्थिति है, वो पुलिस वाले की स्थिति रही, पुलिस वाला कैसा होता है आपको पता है, इसलिए कमजोर स्थिति में कह सकता हूँ सीएम मीणा की स्थिति ठीक रह सकती है। विराटनगर में इंदिराज गुर्जर कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी के कुलदीप धनखड़ के बीच में मुकाबला है। कुलदीप धनखड़ पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और आरएलपी के रामचंद्र सराधना ने इस बार मगर यहाँ समीकरण कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिखेगा कि निश्चित तौर से कांग्रेस की स्थिति को अगर बिगाड़ेंगे तो वो तो एक ही जाति के हैं दोनों। और देखिए जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं वो। तो सराहना कितना बिगाड़ पाएंगे? और क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी की कृपा पात्र होती है उनके ऊपर, कि जैसे सपोर्ट किया होगा कि भाई ये तो सचिन पायलट का आदमी है, निमटाओ। तो कई बार क्या है, निमटाने के चक्कर में कांग्रेस निबट भी सकती है वहां पर। और जो आपने देखा होगा कि जो खड़े हुए हैं वो तो ठीक सभी के लोग के हैं। तो इसलिए बीजेपी को प्लस पॉइंट ये भी मिल सकता है, अशोक गहलोत सचिन पायलट के व्यक्ति को निमटाने लगेंगे तो फिर चुनाव हार जाएंगे वहां से। जमवा रामगढ़ के अंदर कांग्रेस के गोपाल मीणा जो एमएलए हैं और बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा, इनके बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। आप देखिएगा कि वहां जमा रामगढ़ में तो टिकट का फैसला बहुत देर देर से हुआ। उनके ऊपर करप्शन और कई चीजों के आरोप भी बीच में लगे, आपने देखा। तो वो जिस तरह से जो नया व्यक्ति आता है, तो अगर तरीके से चुनाव लड़ा है, तो मैं यहाँ पे भी देखिए कि कांग्रेस की स्थिति कभी कभी ढह सकती है। और ये नहीं जरूरी कि वो एमएलए रहे तो जीत ही जाएंगे। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें कि आप बदलाव करते हो और बहुत सारी चीजें करते हो, तो आपको पुराने आरोप प्रत्यारोप जो दुश्मन हो जाते हैं पैदा, और वो सक्रियता से काम करते हैं, तो जीतने वाला भी हार जाता है। तो इसका मतलब लगता है कि बीजेपी की स्थिति, मेरे को लगता है जमागढ़ में पक्ष वाली भी लग सकती है। शाहपुरा में जो बेरोजगारों के एक बड़े नेता उपेंद्र यादव को बीजेपी ने इस बार दांव चला है। पेपर लीक को मुद्दा बनाने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस के मनीष यादव फिर से टिकट मिला है। और आलोक बेनीवाल जो पिछली बार निर्दलीय थे, कांग्रेस के सरकार को समर्थन करते रहे, चुनाव जीता, उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और मनीष यादव को फिर से टिकट मिला है। दो यादवों की लड़ाई में क्या आलोक बेनीवाल फिर ये सीट निर्दलीय निकाल ले जाएंगे? देखिए अगर आलोक को कांग्रेस से टिकट मिलता तो हार जाते हो, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं लिया, उसका फायदा मिल रहा है। और देखिए पहले भी जीते हैं, वो निर्दलीय जीते हैं। अब उन्होंने, उनकी माँ बहुत बुजुर्ग है, गवर्नर भी रही हैं गुजरात की, और उसके बाद राजस्थान में भी कद्दावर नेता रही हैं, उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो उन्होंने, मैंने देखा था आज मार्मिक रूप से अपील की है कि मैंने आलोक को तुम्हारे सफल कर दिया, तुमने पहले भी जिता के भेजा, आप भी जिता के भेजो। तो उसकी स्थिति तो अच्छी है। ये मैं कह सकता हूँ कि उपेंद्र यादव का क्या करता था, मैं तो बार बार कहता था कि भाई मुख्यमंत्री के पास मिलते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो, अब जाकर के आप जिसके, अब जो गुजरात में आप जो कर रहे थे और आपके ऊपर आरोप लग रहे थे पहले कि आप तो बीजेपी के हो, इसलिए आप कर रहे हो सब कुछ, और हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह से चुनाव हो रहा था, वो तो सही हो गया ना। अब आज उपेंद्र क्या कहेगा? उपेंद्र अगर सरकार में
मंत्री अगर वो जीत के आता है तो क्या वो सब कुछ कर लेगा क्या? देखिए बीजेपी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम तो इतनी नौकरी देंगे, ज्यादा नौकरी देंगे नहीं। तो ये उल्टा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होगा। और मनीष यादव वही है कि सचिन पायलट का आदमी है, तो निपटाओ। निपटाओ तो देखो आलोक को, आलोक की स्थिति में ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ से जीतेगा तो आलोक नंबर वन रह सकता है, पहले भी रहा है, तो इस बार आलोक की स्थिति मैं मानता हूँ ठीक रहेगी। आखिरी सीट है कोटपुतली की। राजेंद्र यादव के सामने हंसराज पटेल जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, इस बार बीजेपी से टिकट मिला है। और हंसराज पटेल के विरोध में मुकेश गोयल जो पिछली बार बीजेपी से लड़े थे वो भी निर्दलीय मैदान में है। क्या त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर? देखिए यादव ने निश्चित तौर पर पहले भी चुनाव जीता है, और ये सीपी जोशी के व्यक्ति माने जाते हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने करीब कर लिया था, लेकिन इनके बीच में जो इस तरह से जो अभी ईडी का छापा पड़ा और इनकम टैक्स का छापा पड़ा, और ये क्योंकि आप देखिएगा जो आपने अभी एक डायरी का पन्ना आया था, उसमें भी जिस तरह से उसको अन्नपूर्णा योजना 3,000 करोड़ की थी, उसमें इनका पार्टनरशिप है या गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टनरशिप है, इस तरह का जो चर्चा का विषय बन रहा है। लेकिन क्योंकि नया जिला बना के लाए हैं, और जिले से साथ-साथ क्योंकि पंड्या और वो तो होगा, तो इसलिए कुछ स्थिति में पैसे वाले भी हैं, पैसे चुनाव-उनाव, क्योंकि मत उनका उत्तराखंड में बहुत बड़ा व्यापार है। देखिएगा जहाँ के रावत जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे इनका सीधा संबंध था, तो ये बात भी सही है कि यादव हैं, लेकिन ये कारोबारी हैं बाहर के आए हुए, ये कोई कोटपुतली के तो है नहीं। लेकिन क्योंकि कद इनका बड़ा हो गया है, इसलिए हंसराज वो जिस तरह से बीजेपी का जो खड़ा हो गया और वसुंधरा जी ने खड़ा किया, बताते हैं जो दूसरा वाला है मुकेश। तो अब मुकेश कितना गोयल। हाँ कितना निकाल पाएंगे। और मुकेश गोयल तो आपको मालूम है कि हमारे जो क्या उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे सुनील बंसल, उनका व्यक्ति था, खड़ा करा था उनको, उन्होंने उनको टिकट पहले दिलाया था, अब दिलाने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को किया जो निर्दलीय तरीके से चुना हो और भाजपा के लेकर के जीत जाए। अब वो जीत पाने की स्थिति में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर खुद के घर में ही अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, और वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ चुका होता है, उसके लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले, और वो निर्दलीय वाले व्यक्तियों के साथ सपोर्ट अगर बीजेपी का मिल गया होता और वो समझाइश होती, तो निकाल सकती थी सीट। सीट यहाँ भी मेरे को लगता है कि कांग्रेस भी निकाल सकती है वहां पर सीट। तो श्याम जी, अब अलवर जिले की बात कर लेते हैं। अलवर जिले में 11 सीटें हैं और यहाँ भी काफी परिवर्तन इस बार नजर आ रहे हैं। अलवर शहर के अंदर कांग्रेस के अजय अग्रवाल और सामने बीजेपी के संजय शर्मा एमएलए हैं। और समीकरण ब्राह्मणों की सीट बताई जा रही है। और इस बार क्या समीकरण रह सकते हैं अलवर के अंदर? देखिए अलवर में तो भंवर जितेंद्र साहब ने टिकट दिलाए हैं, और उनके ऊपर कई बार आपके देखा करण सिंह यादव ने क्या आरोप लगाए, मुझे नहीं पता वो कि सही है या गलत है। लेकिन हाँ, भंवर जितेंद्र से मैंने एक बार कहा भी था, क्या आपका केवल आप तो अलवर जिले में रहते हो, आगे जाते नहीं हो? तो बड़े हंस के कह लगे कि वो तो करण सिंह का तो मेरे व्यक्तिगत बुजुर्ग है, मैं उनको संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, उनके ऊपर आरोप बहुत लगे। और शहर की बात करें, क्योंकि वो खुद भी रहे हैं वहां से विधायक, पहले जीते थे। अब देखिएगा संजय ने मेहनत की है, और विधानसभा में जिस प्रकार से करना चाहिए था वो करते रहे हैं। तो ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से वहां बीजेपी की जीत हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी जीती नहीं है, वहां पे जीतती आई है, और व्यवहार अच्छा है। अब वो देखिए ब्राह्मण किस तरफ जाएगा, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ जा सकता है, बीजेपी से कोई नाराजगी ज्यादा है नहीं, तो इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि शायद तो जीत सकती है बीजेपी। अलवर ग्रामीण के अंदर टीकाराम जूली मंत्री मैदान में है और जयराम जाटव जो पूर्व एमएलए हैं बीजेपी के वन में चुनौती दे रहे हैं। बड़ी कड़ी टक्कर बताई जा रही है यहाँ पर। देखिए जूली मंत्री रहने से पहले जब कांग्रेस का बीजेपी का शासन था तो भी जीते थे वो। उन्होंने अपने क्षेत्र में तो अच्छा काम किया, और भंवर जितेंद्र से उनके संबंध भी अच्छे हैं। और जाटव जो जो कद वाले नेता को क्यों नहीं खड़ा किया, पता नहीं, वो पहले एमएलए रहे तो ठीक है, लेकिन इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, इसलिए बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति है वहां पर। जीत हार किसकी होगी अभी कुछ डाउटफुल मैं कह सकता हूँ, कि ये श्योर नहीं कह सकता कि बीजेपी जीत सकती है वहां से। कांग्रेस की स्थिति भी अगर ठीक ठाक ढंग से चुनाव वो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो लगातार अपने लोगों के बीच में रहे, काम कराने में ठीक ठाक रहे, और वो वैसे हैं पैदल वाले नेता, बहुत ज्यादा पैसे वाले तो है नहीं, वो ज्यादा वैसे लोगों के साथ रह करके काम करने वाले हैं। तो उनकी स्थिति मेरे को मालूम है कमजोर नहीं कही जा सकती। एक और हॉट सीट है रामगढ़ की। रामगढ़ में कांग्रेस के जुबेर खान साफे की जगह उनको टिकट पति को
जुबेर खान को दिया गया, और बीजेपी से जय आहूजा, जो ज्ञानदेव आहूजा के शायद भतीजे हैं, वो फिर से मैदान में हैं। और आरएलपी एएसपी के कैंडिडेट है सुखवंत सिंह, जो बीजेपी के बागी हैं। तीनों के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। देखिएगा कि वो सीट बिल्कुल अलग तरह की सीट है। वहाँ हिंदुत्व का मामला बहुत ज़्यादा तरीके से दिखता है। अब ये तो क्योंकि देखिए वो रहते भी नहीं है रामगढ़ में, जैसे जहाँ की आप बात करें, वो रहते तो जयपुर है। उनको किस तरह से टिकट लेके आ गए वो उनके बात है, क्योंकि मैं देखा कि ज्ञानदेव आहूजा को टिकट नहीं मिला तो उसके भतीजे को टिकट मिला, भतीजे को टिकट तो मिल गया। लेकिन जिस प्रकार से कामकाज करने का तरीका और ज्ञानदेव आहूजा लगे होंगे उनके लिए, वो कितने सफल कर पाते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर वही गोकसी वाला मामला, और आपने देखा कि राम जी को लेकर के, और जो ज्ञानदेव आहूजा जो विवादित बयान देते रहते हैं और वो चर्चित व्यक्ति हैं, तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति, और जो कि उनकी खिलाफत वो कर रहे हैं जो कि पहले कैंडिडेट रह चुके हैं और अच्छा है, ठीक है। और देखिए जुबेर, अब जुबेर खुद ने क्यों लिया टिकट? जुबेर यहाँ से पहले उनकी पत्नी, पहले तो विवाद हो रहा था, पत्नी कह रही थी भाई मैं इतने कमजोर थोड़ी हूँ, मेरे से क्यों टिकट छीन लिया गया। तो उनके बीच में आपस में विवाद होता, पति पत्नी, तो चलो वो निमट गया विवाद, नहीं क्यों पहले शुरू में तो विरोध किया था भाई मेरे पति को क्यों दे रहे हो। और वो देखिए दिल्ली की राजनीति ज्यादा करते थे, राजस्थान की राजनीति, प्रियंका गांधी के बहुत करीब रहे वो, यूपी में जाकर के बहुत कुछ कर के आए थे, एनएसयूआई से जुड़े थे और वहां पे रहे। मुकाबला बड़ा कड़ा है, और देखिएगा जो बीजेपी कैंडिडेट लाई है, वो कैंडिडेट इतना पावरफुल नहीं है कैंडिडेट, और वो बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर, और ये देखिए ये तो बाद में चुनाव हुआ था आपको पता है, तो ये तो जब वहाँ कैंडिडेट मर गया था तो एक, तो ये मुकाबला बहुत कड़ा होगा। जुबेर इतने कमजोर नहीं, और वहाँ ध्रुवीकरण तरीके से चलेगा तो बीजेपी कितना लाभ उठाएगी नहीं उठाएगी, डाउटफुल स्थिति कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये फैसला जनता के छोड़ देना चाहिए हमारे बजाय। राजगढ़ में क्या स्थिति है कांग्रेस के मांगीलाल मीणा और बीजेपी के बन्नालाल मीणा के बीच में? इसके अलावा भी यहाँ कई कैंडिडेट और भी मैदान में है। राहुल मीणा भी है शायद, जोहरीलाल मीणा जो जिनका टिकट कट गया था, वो भी मैदान में है। काफी घमासान है यहाँ पर। अब यहाँ पे तो लगा था कि भाई बेच दिया टिकट कांग्रेस ने, ये आरोप लगा था भंवर जितेंद्र के ऊपर। तो यहाँ डाउटफुल स्थिति लगती है जवाहरीलाल मीणा, क्योंकि उनको दर्द है कि जब मैं टिकट नहीं ले पाया, नए को टिकट दे दिया, तो ये तो डाउटफुल होगा। देखिए अगर बीजेपी का अंदर से कह दिया बीजेपी जीते तो ठीक है, तो ये यहाँ पे डाउटफुल स्थिति है जीतने का हारने का। खुद ने कांग्रेस ने अपनी स्थिति को खराब किया, अगर तरीके से यहाँ करा होता तो ये स्थिति नहीं बनती। अगर सीटिंग एमएलए का टिकट काटने का मतलब है कि वो जीतता नहीं तो हरा तो सकता है। थानागाजी में हेम सिंह बढ़ाना और कांति प्रसाद मीणा के बीच फिर से मुकाबला है। और एएसपी से रोहिताज धांधल भी खड़े हुए हैं, आपसे कैलाश मीणा भी है। यहाँ पर क्या स्थिति देखिए देख रहे हैं? बाकी के लोग तो देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ हेम सिंह बढ़ाना निश्चित तौर पर बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं, वसुंधरा जी के करीबी भी रहे हैं। वो नाराज होकर के पहले बागी चुनाव लड़ चुके थे, और वो वापस से जिस प्रकार से चुनाव लड़ने की स्थिति बन रही है, तो अभी हो सकता है कुछ हो, तो ये स्थिति वहां ठीक। देखिए जिस प्रकार की स्थिति जो बन रही है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि वहां पर हेम सिंह बढ़ाना अप में रहेंगे। वो जीतने की स्थिति आ सकती, बाकी छोटी मोटी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो थोड़े बहुत चुनाव लेकर जीत हार करके दे जाएंगे। देखिए क्योंकि पुराना उनका निर्दलीय जो बेस था, और पहले चुनाव लड़ चुके, बेटा भले ही उनका गड़बड़ करता है, वो खुद तो ठीक है, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और बातचीत करते हैं, तो यहाँ अब स्थिति कह सकते हैं बीजेपी की। मुंडावर में जब कांग्रेस के ललित यादव और बीजेपी के मंजीत धर्मपाल के फिर से मुकाबला है। और एएसपी से यहाँ भी अंजलि यादव, जो मेजर ओपी यादव की बहू है, वो भी मैदान में है। तो यहाँ पर भी यादव वोट बढ़ता नजर आ रहा है जाट वर्सेस यादव का मुकाबले में। देखिएगा कि वो तो कांग्रेस से ही है, अंजलि तो कांग्रेस की थी, और कहती थी कि मेरे तो जो ससुर साहब थे उसके कमरे में पीछे रहता था ये व्यक्ति जिसको टिकट दिया है। तो वो तो अब अगर दोनों के बटेंगे तो फिर किसको फायदा होगा? फायदा तो बीजेपी को जाना है, तो इसलिए बीजेपी की स्थिति अपने आप ठीक हो रही है। अब वो देखिए दोनों लड़ेंगे, आपस में लेकर के बढ़ जाएगी, तो इस स्थिति को निकालने में ठीक हो जाएगी। वो कौन सी पार्टी से लेके आई टिकट भी देख लीजिए कि वो तो नाराज थी और सब कुछ थी। तो स्थिति बड़ी अलग तरह की, खुद ने खुद ही हारने की स्थिति बना ली। अगर तरीके से अगर टिकट दिया होता तो फिर ये स्थिति नहीं बनती।
तो हाँ, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं, उसका हर्जाना यहाँ पे मिल सकता है देखने को। बानसूर के अंदर शकुंतला आजाद कांग्रेस की है और बीजेपी से देवी सिंह शेखावत, जिनको इन टाइम पे बीजेपी ज्वाइन कराई गई थी, और रोहिता शर्मा ने यहाँ पर एएसपी से टिकट लेकर ताल ठोक रखी है। देखिएगा कि शकुंतला रावत का भाग्य अच्छा है। वैसे तो इस बार उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं है जैसी पहले थी। मेहनत करती थी, निश्चित तौर पे काम भी किया, और उद्योग मंत्री बना देने के बाद उनकी स्थिति कमजोर होने लगी। और देखिए, सचिन पायलट नहीं गए उनके पास, उनके उनका प्रचार प्रसार करने। मुख्यमंत्री जी तो गए, सचिन पायलट तो नाराज है उनसे अब। लेकिन देखिए कि उनका भाग्य इसलिए अच्छा हुआ कि जो शेखावत खड़े हुए हैं, और रोहतास भी कौन है, वो तो वसुंधरा जी के आदमी है। अब वो देखिए, वसुंधरा जी ने कहा कि भाई खड़े तो हो, तुम जीतोगे नहीं तो हरा तो दोगे। इसलिए भाग्य की बातें हैं कि अगर तरीके से टिकट दिया गया होता तो भाजपा जीत सकती थी। भाजपा ने रणनीति के तहत दिया, लेकिन रणनीति फेल्यूर होती आ रही है। किसी का भाग्य कभी कभी काम कर जाता है, हारने वाला भी अगर जीत जाए। कई बार क्या होता है, सत्ता में रहने के बाद बुराइयां हो जाती है और लोग दूर हो जाते हैं। वो शकुंतला रावत की, वैसे व्यक्तिगत रूप से शकुंतला रावत अच्छी है, क्योंकि वो उस जमाने में जीत के आई थी जब कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं थी। तो देखिएगा, ये बीजेपी ने खुद ने, अगर रोहतास को बिठाने में कामयाब हो जाते और वसुंधरा जी को कहते भाई बिठा दो, तो बैठ भी जाता वो, नहीं तो नहीं बैठा। तो इसलिए वो पैसे भी हैं, आपको पता है, वो तो कांग्रेस का भी रहा है पुराना, तो इसलिए नवल जी का पुराना चेला है वो, इसलिए। और वो निर्दलीय जीत करके भैरव सिंह जी की कैबिनेट में भी मंत्री बन गया था, तो वो उसके पुराने चीजें। लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थिति खुद खराब की है वहां पे, कह सकते बहरोड की बात कर लें, बलजीत यादव पिछली बार यहाँ से चुनाव जीते थे निर्दलीय, और इस बार फिर मैदान में है। कांग्रेस से संजय यादव और बीजेपी के डॉक्टर जसवंत यादव हैं। यहाँ क्या स्थिति है इस बार बलजीत यादव के लिए? लगातार दौड़ लगाते रहे हैं वो युवाओं के मुद्दे को उठाते हुए। हो। अब देखिए, दौड़ लगाने से कोई चुनाव थोड़ी जीता जाता है। आप भाग्य था, आप जीत गए। आप आपने कांग्रेस का टिकट आपने पता नहीं क्यों नहीं लिया, क्या कारण रहे मुझे नहीं पता। वो तो समर्थन तो कर ही रहे थे आप बार बार, और जिस तरह से आप तो सेंट्रल पार्क में सुबह से शाम दौड़े और कई जिलों में दौड़ के आ गए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई हमारे लिए दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, हमारे यहाँ तो हमारा समर्थन करने वाला तो ठीक है, लेकिन तुम जिस तरह दौड़ते रहो तो दौड़ते रहो। देखिए, यादव है, जो कि जो बीजेपी के खड़े हुए हैं, वो तो पुराने सांसद भी है और वसुंधरा जी के खास भी है, और वसुंधरा जी खुद वहां पर उनकी सभा में करके आई है उनको। और वो देखिए मंत्री रहे, श्रम मंत्री रहे आपके जमाने में, और सांसद रहे। और देखिए खुद जो सांसद हैं अभी, बालकनाथ जी, जो तिरारा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी प्रचार करने आ ही गए थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए जिताओ, बाकी के लिए जिताओ मत दिखाओ। तो ये देखिएगा, बीजेपी निकालने की स्थिति में आ सकती है, क्योंकि पहले वो निकाल चुके हैं सीट को। भले ही उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने का सिलसिला चला, और बहुत सारी चीजें, बलजीत यादव ने भी आरोप लगाए बीच में, सब कुछ है, लेकिन चुनाव बहुत रोचक है वहां का। ऐसे हार जीत आसानी से कोई हार जाएगा, ये मुझे लगता नहीं। अब अलवर की सबसे हॉट सीट की बात कर लेते हैं, तिजारा की, जहाँ से सांसद बाबा बालकनाथ मैदान में है और कांग्रेस के इमरान खान उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप बाबा बालकनाथ के लिए? आलम बागलनाथ की तो देखिएगा, उनकी पीठ की तो वैल्यू है, जिस पीठ से वो मेहनत हैं। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसलिए आते हैं कि वो उस पीठ से, वो भी नाथ संप्रदाय, दोनों नाथ संप्रदाय से हैं। जब वो उनके चांदनाथ की डेथ हो गई थी, तो उनके पदार्पण के, और वो वहां पर आकर के वो देखिए, वो मुस्लिम में भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और वो देखिए उनको मिल रही है कुछ सफलता। मुझे लगता है कि सांसद अगर जीतेंगे तो ये भी जीतने वाली स्थिति में आ सकता है उरीन इमरान। क्योंकि आप देखिए, वो बीएसपी से टिकट ले रहा था और छोड़ करके फिर वापस, आप तो हमको तो कांग्रेस दे रही है इसलिए हम तो कांग्रेस से लड़ेंगे, और वो पहले चुनाव लड़ चुका है कांग्रेस, केवल इस आधार पर कि हमको मुस्लिम के आधार पर मुस्लिम के वोट मिल जाए, बाकी नहीं। अगर मुस्लिम के वोट 20% भी अगर बालकनाथ ले जाते हैं, तो फिर बालकनाथ को हराने वाला बहुत मुश्किल है। और सही बात है, ये हॉट सीट भी है, और मेरे को लगता है कि आने वाली वो जनता को वो कह दें कि भाई मैं मंत्री तो बन ही जाऊंगा, और बाकी कुछ मिले नहीं मिले, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनकी स्थिति ठीक कही जा सकती है। उनके बहुत खिलाफत नहीं है। और वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, उस तरह से शुरुआत में तो लग रहा था कुछ ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने लोगों को अपने साथ रख करके और लोगों को अपने पास बिठाने का, क्योंकि उनके पास है बहुत सारी चीजें, इसलिए वो मैनेज करने में तो सक्षम है। और बीजेपी ने भी सपोर्ट किया पूरा। और जैसे
अगर नॉमिनेशन कराने के लिए अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है और दोहरीकरण तो पूरी कदर करेंगे, लेकिन वो भी फिर भी मुस्लिमों के वोट कुछ ले जाने पे सक्षम होंगे, इसलिए वो जीत जाएंगे मेरे को लग रहा किशनगढ़ बास में जहां बीजेपी के रामजयंत यादव और कांग्रेस के दीपक खेरिया मैदान में है, बीएसपी से सिमरत कौर भी है, यहाँ है। क्या देखिएगा, स्थिति है? वो तो बीएसपी से क्या था, वो तो कांग्रेस के थे, और जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बीएसपी से चुनाव लड़ लिए। और देखिएगा, वो ज्यादा उम्र के भी बहुत हो गए हैं, तो इस बार वो देखिएगा बीएसपी वाला और खड़ा हो गया दूसरा वाला। तो मुझे लगता है कि देखिए कि वो जो जिस प्रकार से बीजेपी की स्थिति यहाँ स्ट्रांग कही जा सकती है, बीजेपी की स्थिति कमजोर नहीं कही जा सकती, इसलिए कई बार जो लग रहा है ना कि वो नहीं वो देखिएगा, जिस तरह से अपने आप ही कई बार सीटें ऐसी होती है कि जीतने की स्थिति में आ सकते हो आप, तो वो उस भावना में अगर आ गई तो निकल सकती है। कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है वहां ज्यादा। अलवर की लास्ट सीट है, कठुमार एससी की सीट है। कांग्रेस ने संजना जाटव को टिकट दिया है, जो शायद सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है, और बीजेपी से रमेश खींची फिर से मैदान में है। यहाँ क्या स्थिति है? देखिए वहां जैसे कि संजना तो नई लड़की आई है चुनाव लड़ने के लिए, कई बार चुनाव नए लड़के जीत भी जाते हैं। अब वहां बहुत ज्यादा क्योंकि रिजर्व सीट है। अब कितने क्या किस तरह की स्थिति बनी होगी, बीजेपी ने कितना जोर लगा करके अपने कैंडिडेट को बेड़ा पार करने में क्या हुआ होगा, लेकिन मैं वहां के डाउटफुल, मुझे तो वहां का ज्यादा इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन वहां की स्थिति में क्या कहें नहीं कहें, एक अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। वैसे यहाँ जो स्थिति बताई जा रही है वो शायद बीजेपी के लिए अनुकूल है स्थिति, और हाँ, तो वही रमेश मैं कह खींची रहा हूँ शायद ना, यहाँ पर बढ़त की स्थिति के खींची। अंदर है। हाँ, क्योंकि वो पहले चुनाव जो लड़ चुका और उसकी स्थिति, और नई लड़की में तो आप चुनाव लड़ाने के लिए लड़ा दो, लेकिन बैक सपोर्ट आपको चाहिए, वो बैक सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए क्योंकि मैं वहां का ले नहीं पाया था रिकॉर्ड, इसलिए मैं स्पष्ट, क्योंकि कोई चीजों को नॉलेज नहीं है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जब वहां की जानकारी, इसलिए जयसवाल जी मैं जो होता है बोल देता हूँ। आपने कहा वहां बीजेपी की स्थिति ठीक हो सकती है, मैं मानता हूँ। अब बात दौसा की कर लेते हैं। 5 सीटें हैं यहाँ पर दौसा के अंदर, और पहले दौसा शहर की सीट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा और बीजेपी के शंकर शर्मा के बीच में मुकाबला है। यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए दौसा में बीजेपी ने देर कर दी उम्मीदवार को घोषित करने में। शंकर पहले भी रहे, एमएलए रहे हैं वहां पर, और वो आप देखिए कि ये सामान्य सीट है, उसके बावजूद भी मुरारी लाल मीणा यहाँ से चुनाव जीतते हैं। अब देखिए वो हैं पायलट साहब के पीए रहे के जमाने में, जेईन रहे, जूनियर इंजीनियर रहे, लेकिन वहां के लोगों के साथ उनका बर्ताव अच्छा है। वो बहुत सारे लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, जीतने वाले जो प्रभावी छात्र अभी जो बोर्ड में और जीत आए थे, मेडल जीता था, उनको हवाई यात्रा करा दी, तो उनके साथ हैं, अच्छाइयाँ भी हैं कुछ। अगर वो ये बात है कि अगर स्वर्ण जाति और अगर मिलकर के अगर गई तो शंकर चुनाव हाराने भी मेरे को लगता है कि अब इस बार जिस तरह से सचिन पायलट के व्यक्ति हैं वो, और वहां पर तो बैठ के जिस प्रकार से हो गई है, तो वहां पर अलग तरह की स्थिति बनी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुरारी लाल की छवि ठीक है, गड़बड़ नहीं है, पैसे खाने की छवि नहीं है, उस तरह की नहीं है, लोगों को तंग नहीं किया, तो हो सकता है वो निकाल सकते हैं मुरारी मीणा। बांदी कुई में जी आर खटाना कांग्रेस के मैदान में है, और बीजेपी के भागचंद सैनी से मुकाबला है उनका। बीजेपी के बागी पंकज शर्मा भी यहाँ से हैं, और बीएसपी से भवानी सिंह गुर्जर भी हैं यहाँ। देखिए बांदी कुई की स्थिति में खटाना के ऊपर आरोप बहुत लगे हैं। उन्होंने भले ही राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करा दिया और दिखावा कर दिया, बीच में आपने खान घोटाला, खान का जो आया सामने, जो वो जो लाल डायरी में जो नाम आ रहे थे उसमें प्रमुख रूप से ये थे, इनकी भी खान बान के हैं, और ये खुद भी तो पायलट साहब के पीए रहते रहते। अब देखो चुनाव भाग्य देखो आप कि पायलट का पीए रहते, क्योंकि भाई पायलट था प्रदेश अध्यक्ष, टिकट दे दिया, जीत गया अगली बार। इस बार डाउटफुल लगता है, भले ही हो, लेकिन वहां पर भी दूसरी स्थिति में जो खड़े हो गए, होच पोच की स्थिति है। अब किसका कितना क्या क्या होगा नहीं होगा, बढ़ जाएंगे वोट, बीजेपी में भी थोड़ा
वो एक तरह से नहीं लड़े, तो जिस प्रकार से होता है कि बीजेपी का असली तो देखिए अलका गुजर हुआ करती थी, वो तो दूर हो गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की नेता बन गई। वो चुनाव लड़ने नहीं आई नहीं, तो एक बार वो भी रही हैं यहाँ पे। तो कुछ डाउटफुल स्थिति है, किसका क्या मुझे सही तरीके से एनालिसिस किया जाए तो वहाँ जीत-हार का वो जो पिछले तरीके से जो खड़े हो गए हैं लोग, वो कितने प्रभावी वोट काट पाएँगे, किसके काट पाएँगे, उसका पर परिणाम जाएगा। सिकराय में ममता भूपेश मंत्री मैदान में है और विक्रम बंसीवाल जो है बीजेपी के, उनका मुकाबला है। यहाँ क्या ममता भूपेश फिर से आ सकेंगे विधानसभा? मुझे तो डाउटफुल लगता है। ममता भूपेश के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, पति को आईएएस बना लिया, डॉक्टर होते होते आईएएस बन गया, और फिर मुख्यमंत्री जी ने बहुत उससे कहा ममता, और आप देखिए लोग अंदर घुसने नहीं दे रहे हो, बैठा करके बैठाया कि मंत्री बैठ जानी चाहिए। तो उसकी देखिए वो यूथ कांग्रेस से आई हुई थी और हमको भी जानती है वो, लेकिन इस बार वो प्रभावी भूमिका निभा नहीं पा रही है। तो मेरे को लगता है कि जो बंसीवाल जो देखिए पुराना परिवार है, वो राजनीतिक परिवार है, जिस प्रकार से पहले भी उनके पिता या उनके दादा बहुत सारी चीज़ें रही है, तो वो परिवार जीत सकता है, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप-प्ररोप लगे ना, वो ठीक नहीं, इनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं, महिला बाल विकास में जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया, करप्शन के आरोप लगे। जाँच-वाँच होकर के मुख्यमंत्री के करीब रही, इसलिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन ठीक छवि ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं लगता, डाउटफुल है कि वो जीत पाएँगे। लालसोट जो एसटी की सीट है, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा मैदान में है यहाँ से, और बीजेपी के रामविलास मीणा चुनौती दे रहे हैं उन्हें। प्रसादी लाल मीणा के लिए भी शायद मुश्किल बताई जा रही है सीट। प्रसादी की एक चीज़ हो गई, वो जो देखिएगा जो वो जो खड़े हैं करोड़ी लाल के खड़े किए हुए हैं, प्रसादी निश्चित तौर पर ये तो बात है कि अपने क्षेत्र में वो कई बार कहते थे कि मैं मास्टर नहीं लगा पाया और बाकी के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो वो उनकी प्रवृत्ति तो है अलग तरह की, लेकिन जिस तरह से उनका बेटा भी बदनाम करता है उनको, उनके तबादले करने में उनका बेटा पहले भी था, सहकारिता मंत्री थे, तो भी था, और उद्योग मंत्री रहे तो भी था, और अभी तो चिकित्सा मंत्री होने के नाते उन्होंने काम-वाम काज तो ठीक-ठाक किए हैं, लेकिन जिस प्रकार की प्रवृत्ति देखिए, और देखिएगा वहाँ पर मीणा में भी अलग तरह की प्रवृत्ति होगी कि उप जाति को लेकर के, जैसे कि गोत्र को लेकर के जो हो गया है, वो गोत्र इनके पक्ष वाले ज़्यादा हैं, मीणा प्रसादी के, उनके गोत्र वाले कम हैं। अब वो किस तरह की स्थिति बनेगी, बड़ा अलग तरह की स्थिति है, बहुत जीत-हार का फैसला बहुत दूरी में नहीं जाएगा। बहुत कम से जीत-हार होगी, कौन जीत जाए, नहीं जीत जाए, ये मैं डाउटफुल मानता हूँ यहाँ पे। लास्ट सीट है महुआ की, जहां ओम प्रकाश उर्ला पिछली बार निर्दलीय थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पर उन्हें चुनाव टिकट टिकट मिला है, और बीजेपी के राजेंद्र मीणा जो शायद केवड़ी लाल मीणा के भतीजे हैं, वो सामने मैदान में है। और रामनिवास गोयल भी हैं, जो कांग्रेस के बागी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश उर्ला बड़े नाटकीय अंदाजे के लिए जाने जाते रहे हैं। कभी वो जूते साफ करने बैठ जाते हैं, कभी सफाई करने बैठ जाते हैं, कभी ईडी के छापे के बाद बड़ा रोते हुए ड्रामेटिक उनका वीडियो वायरल होता है। क्या हुड्डा इस बार फिर विधानसभा पहुंच सकेंगे? हुड्डा को तो अभी देखिए, अभी झगड़ा हो गया था, ऑपरेशन भी कराया उन्होंने हाथ का, लग रहा था कि कुछ हुआ है तो है, लेकिन देखिए जिस प्रकार का वो चुनाव लड़ने का तरीका उनका अलग ही है। देखिएगा वो निश्चित रूप से करोड़ीलाल मीणा के धुर विरोधी माने जाते हैं। वो उन्हीं के कारण उनको बीजेपी छोड़नी पड़ी थी पहले। और जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है, अब मुख्यमंत्री जी ने उनको टिकट दे करके, क्योंकि वो तो जा रहे थे बीजेपी में से टिकट मिल गया, नहीं मिला, तो वो तो यहाँ रह गया। अब करोड़ी ने नहीं लेने दिया टिकट, नहीं तो ये करोड़ी, ये तो बीजेपी के जाने वाले थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री ने कहा मैं दूँगा टिकट, जीतो, क्योंकि कांग्रेस का अच्छी स्थिति नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए ये बात भी चाहिए कि जिस प्रकार से ईडी ने छापा डाला और बहुत सारी चीज़ें हुई, अभी क्योंकि वो अस्पताल में हैं, अब अभी तो बीच में जयपुर में उनका हाथ टूट गया था, तो उनके फ्रैक्चर-वैक्चर हुआ था, ऑपरेशन करा के गए। अब उसके सिम्पैथी के आधार पर अगर चुनाव जीत जाए तो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस के जो थे वे, वो उनको कितना डैमेज करेंगे। अब करोड़ीलाल मीणा खुद की स्थिति खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाए चुनाव में, जिस प्रकार से अपने भतीजे को जो जिताने आना चाहिए। है डाउटफुल स्थिति है वहाँ पे भी, किस तरह से कौन क्या जीतेगा, कौन किसका वोट काट जाएगा, उसका परिणाम सामने आएगा। हाँ जी। तो श्याम जी के साथ अभी हम बात करते हैं। श्याम जी, जैसा आपने बताया उस हिसाब से जयपुर की सीटों पर शायद बीजेपी की रणनीति इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, और दौसा के अंदर
कांग्रेस की रणनीतियां कहें, जो टिकट बटे हैं वो मुश्किल में डाल रहे हैं। और सचिन पायलट एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, चाहे उनका समर्थन हो चाहे उनका खामोश रह जाना है, दोनों ही कहीं ना कहीं नतीजों को प्रभावित करेगा। हमसे बात करने के लिए, 4PM राजस्थान से बात करने के लिए श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये श्याम सुंदर शर्मा जी जैसा बता रहे थे और जैसा स्थिति दिख रही है बीजेपी के अंदर, प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद भी शायद उतनी उम्मीद उन सीटों पर बीजेपी को नहीं है। अब देखना है कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आते हैं तो क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम प्रदेश की सारी सीटों का एनालिसिस आपको बता चुके हैं। 3 दिसंबर को हमारे लिए भी एक उत्सुकता होगी कि जितना हमने एनालिसिस किया है अलग अलग पत्रकारों के साथ मिलकर, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर सीनियर जर्नलिस्ट है, क्षेत्र को देखते रहे, उनका एनालिसिस कितना सही निकलता है। तो इंतजार कीजिए 3 दिसंबर तक का और देखते रहिए 4PM राजस्थान। इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के लिंक को लाइक भी कीजिए वीडियो को, और वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।